Hello students, welcome again. In today's class we discuss about moving coil galvanometer. And first of all we discuss about the principle of moving coil galvanometer. That is for torque acting on a loop, on a coil, rectangular or maybe square or maybe circular, in a uniform magnetic field. Suppose students, you have a uniform magnetic field, and as you know, uniform magnetic field is represented by parallel and equidistant magnetic field lines. Suppose this one. This is a uniform magnetic field of a strength B. Now suppose a rectangular coil PQRS is placed in this magnetic field. Suppose yes students, P, Q, R and S, and suppose sides PQ is equal to SR is equal to L. Length consider की हमने L, and suppose QR and PS, QR is equal to PS is equal to B. Breadth भी consider कर लिया हमने. Suppose a current I is flowing in this rectangular coil. Say I current is flowing in this coil. अब स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है Lorentz force. According to Lorentz, when a current carrying conductor placed in a uniform magnetic field, then it experience a force. तो उसके ऊपर बच्चे क्या लगता है, force apply होता है. And according to Fleming's left hand rule, we can also find the direction of force acting on a current carrying conductor. Suppose हम बात करते हैं side PQ, in which current is flowing I, then force acting on side PQ and also RS. बच्चे दोनों का लेंथ सेम है, करंट सेम फ्लो कर रहा है तो फोर्स भी इक्वल रहेगा. F इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, I B, लेंथ कितना लिया L sin, और both sides are perpendicular to the direction of magnetic field, then sin 90. Sin 90 means 1. That means force acting on two sides PQ and RS is IBL. Now what about direction? Apply Fleming's left hand rule. First, on side PQ, direction of magnetic field, direction of current and direction of force perpendicularly inward to the plane of bone. तो ये हो गया बच्चे यहाँ पर force F. Now on side QR, direction of magnetic field, direction of current and direction of force perpendicularly outward. ठीक है बच्चे. अब देखिए ये जो दोनों साइड से, सपोज इसको देख लीजिए, P Q R S. PQ पर फोर्स लगा है परपेंडिकुलरली इनवर्ड, RS पर फोर्स अप्लाई हो रहा है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड. तो बच्चे देखिए दोनों फोर्सेस क्या बना रहे हैं, कपल, इक्वल मैग्नीट्यूड के दो फोर्सेस वर्क कर रहे हैं डिफरेंट पॉइंट्स पर अपोजिट टू ईच अदर. देन बोथ फोर्सेस फॉर्म ए कपल. दोनों फोर्सेस से क्या बन जाएगा, कपल बन जाएगा, है ना. अब बच्चे देखिए क्या होगा, अगर आप साइड्स QR एंड RPS की बात करें, दोनों अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पर कोई फोर्स वर्क नहीं करेगा. तो दीज टू फोर्सेस फॉर्म ए कपल एंड हैज ए टेंडेंसी टू रोटेट द कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड, सपोज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ऐसे रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे स्टूडेंट्स. देयरफॉर टॉर्क on the loop or coil, torque को इक्वल टू क्या होता है बच्चे, 1 force of couple multiplied by perpendicular distance between the forces. दोनों forces के बीच में
परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। बच्चे देखिए यहाँ ले सकते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू क्यू आर, लेकिन हम यहाँ फाइंड आउट करना चाहते हैं जनरल कंडीशन। तो बच्चे इस डायग्राम को हम दोबारा से बनाते हैं एक बार फिर। अब सपोज स्टूडेंट ये कॉइल हमारी रोटेट हो करके ये हो, देन साइड पी के ऊपर फोर्स ये इनवर्ड लग रहा है, परपेंडिकुलरली इनवर्ड, और इस साइड पर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। सपोज जिस पॉइंट पर ये फोर्स अप्लाई हो रहा है दैट पॉइंट इज ए और दिस पॉइंट इज बी सपोज। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए बच्चे क्या हो गया, और ये दोनों के बीच में हो गई आपकी विड्थ या ब्रेथ ऑफ कॉइल, मींस पी क्यू पी एस, या इसको मैं नाम दे दिया बच्चे मैंने ए बी, ये हमने पॉइंट्स का नाम रख दिया ए बी। यहाँ फोर्स वर्क कर रहा है बच्चे परपेंडिकुलरली इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, यहाँ फोर्स वर्क कर रहा है बच्चे परपेंडिकुलरली आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। अब देखिए बच्चे क्या ये फोर्सेस दोनों इस टाइम पर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, मींस क्या ये डिस्टेंस ए बी दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो बच्चे, एक्सटेंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वन फोर्स एंड ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम सेकंड फोर्स सी, देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड एफ इज बी सी। तो बच्चे ये हो गया आपका एफ मल्टीप्लाई बी सी। अब आपको बच्चे बी सी फाइंड आउट करनी है। अब देखिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं, नाउ वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप, प्लेन ऑफ कॉइल, ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है बच्चे, आपने यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जब ये कॉइल रोटेट करेगी बच्चे तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर कहाँ रहेगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप। ये बात ध्यान रखिएगा, परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है कहाँ, टू द प्लेन ऑफ लूप। तो बच्चे ये आपका परपेंडिकुलर, सपोज ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है बच्चे, अब इस थीटा को हम इस एंगल एबीसी में इंट्रोड्यूस करा देते हैं। चलिए यहाँ बच्चे देखिए ये ट्रांसवर्स लाइन आ रही है और इस लाइन को जब हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से उनको इंटरसेक्ट कर रही है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो अपोजिट एंगल भी आपको कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और देखिए बच्चे अगर आप इस लाइन AB की बात करें, AB इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल N, दैट मींस ओवरऑल एंगल 90 डिग्री, दिस एंगल थीटा और दिस वन इज 90 माइनस थीटा। इधर आपका 90 दिखाई दे रहा होगा आपको, तो ये एंगल आपको बच्चे कितना बच गया, ये 90 माइनस थीटा 90, तो ये आप एंगल आपको कितना आ गया बच्चे, थीटा। ठीक है, तो ये हमने एंगल थीटा को ट्रायंगल ABC के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया। अब बच्चे ये जो साइड आपकी है AB, ये आपकी कितनी है, ब्रेथ ऑफ द लूप, ब्रेथ ऑफ द कॉइल इक्वल टू QR एंड PS। तो बच्चे हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड करना है BC इन टर्म्स ऑफ AB। AB इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग क्या है, हाइपोटेन्यूस, 90 के सामने वाली साइड है और थीटा के सामने वाली साइड बच्चे हमेशा होती है हाइट। तो इस ट्रायंगल में करते हैं इन ट्रायंगल BAC साइन थीटा, हाइट अपॉन हाइपोटेनियस, BC अपॉन AB। तो बच्चे BC आपका क्या आ गया, AB साइन थीटा, दैट मींस AB का वैल्यू कितना है बच्चे, लिखा है हमने अभी B साइन थीटा। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बच्चे टॉर्क के फॉर्मूले में, देन टो इक्वल टू F इज इक्वल टू IBL मल्टीप्लाई B साइन थीटा। स्टूडेंट्स अगर मैं L और B को एक साथ कंबाइन कर लूं, मींस L क्रॉस B, L मल्टीप्लाई B, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, मींस एरिया ऑफ द लूप, देन यू कैन राइट दिस वेयर A इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई B, एरिया ऑफ लूप। तो ये बच्चे आ गया आपका एरिया ऑफ लूप, फॉर्मूला बन गया बच्चे आपका, तो इक्वल टू IBA साइन थीटा, और बच्चे में क्या बनेगी, न्यूटन मीटर। अब सपोज स्टूडेंट्स कॉइल हैज n नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पर बहुत सारे टर्न्स हैं। ठीक है, देन
हर एक टर्न के ऊपर कितने टॉर्क लगेगा, तो टोटल टर्न्स के ऊपर कितना टॉर्क अप्लाई हो जाएगा उसको देखते हैं। तो ऐसे n टाइम्स हो जाएगा बच्चे। इफ कॉइल हैज n नंबर ऑफ टर्न्स देन टॉर्क इज इक्वल टू बच्चे n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, n i a b sin थीटा। तो ये बच्चे आ गया आपका फाइनल टॉर्क न्यूटन मीटर। और फॉर मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा बच्चे, व्हेन वैल्यू ऑफ sin थीटा इज मैक्सिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin थीटा इज 1 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट मींस तो मैक्सिमम इज इक्वल टू n i a b, ये आपका मैक्सिमम टॉर्क। तो बच्चे ये जो हमने अभी टॉपिक किया है, दिस वर्क्स एज द प्रिंसिपल ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूव करते हैं बच्चे। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अच्छा पहले गैल्वेनोमीटर की बात कर लेते हैं। व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट इन ए सर्किट। बच्चे सर्किट में अगर आपको करंट मेजर करनी है तो अब आप तक पढ़ते आए हो, अब तक ए डिवाइस इज यूज्ड विच इज कॉल्ड एमीटर। एमीटर से आप करंट मेजर करते हो, लेकिन अगर आपको केवल परजेंस मेजर करनी है, डायरेक्शन मेजर करनी है करंट की, देन यू यूज ए डिवाइस दैट इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर। आपने लेबोरेटरी में देखा होगा कभी एक डिवाइस आपके पास ऐसा रखा होता है जिसमें 0 मिडिल में होता है। इधर भी आपके कुछ पॉइंट्स होते हैं, इधर भी आपके कुछ पॉइंट्स होते हैं। दैट मीन्स ये नीडल आपकी लेफ्ट और राइट किसी भी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो सकती है। दैट मीन्स जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है सर्किट के अंदर, उसी डायरेक्शन में आपकी नीडल, आपका पॉइंटर डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। प्रिंसिपल की हमने अभी बात की है। प्रिंसिपल जो अभी हमने डेरिवेशन किया है वो इसका प्रिंसिपल है। तो आप प्रिंसिपल अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रिंसिपल या ऑन विच प्रिंसिपल गैल्वेनोमीटर इज बेस्ड, ऑन विच प्रिंसिपल वर्किंग ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इज बेस्ड, तो आप सीधा लिख सकते हैं कि व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क व्हिच हैज ए टेंडेंसी टू रोटेट द कॉइल। अब बात करता हूँ बच्चे, यहाँ हमने वर्ड ऐड कर दिया है मूविंग कॉइल। मीन्स ए गैल्वेनोमीटर in which coil is moved in a uniform magnetic field. So this type of galvanometer is called moving coil galvanometer. देखिए बच्चे कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। In a moving coil galvanometer, a armature coil made by fine insulated copper wires wounded over a non-magnetic frame like aluminium. एल्यूमिनियम एक नॉन मैग्नेटिक मेटल होता है जिसके ऊपर हमने कॉपर वायर के बहुत सारे टर्न्स लगा दिए हैं, वो हमारी कहलाती है आर्मेचर कॉइल। ठीक है बच्चे, तो दिस कॉइल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मींस बिटवीन टू पोल्स ऑफ ए हॉर्सशू टाइप मैग्नेट। अब बच्चे यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो हमारे पोल्स होते हैं वो देखिए कैसे रखे रहते हैं। Here poles of magnet are made concave to produce a radial magnetic field। यहाँ बच्चे हम प्रोड्यूस करते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं बच्चे, यहाँ एक अलग से क्वेश्चन आ जाता है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, how we can produce radial magnetic field and what are the advantages of this radial magnetic field। सपोज मैं इसका एक क्रॉस सेक्शन सामने से देखता हूं, तो देखिए बच्चे आपको कैसा दिखाई देगा। दोनों पोल्स आपने बच्चे कैसे कर दिए,
स्फेरिकली कॉनकेव कर दो। अब स्टूडेंट्स देखिए क्या होता है, जब आप एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई कॉइल रखेंगे और वो कॉइल जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट होगी तो हम एंगल नोट कर रहे हैं बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल ड्रॉन टू द प्लेन ऑफ कॉइल। तो जब बच्चे कॉइल रोटेट करेगी इन मैग्नेटिक फील्ड, देन एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल ड्रॉन टू द लूप कंटिन्यूसली चेंज होता चला जाएगा। और जो बच्चे हमारे टॉर्क का फॉर्मूला था NIAB sin थीटा, तो ये टॉर्क भी कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा, जिससे क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा हमारी कॉइल के अंदर। तो उसको यूनिफॉर्म करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म बनाने के लिए हमने क्या कर दिया बच्चे, दोनों पोल्स को स्फेरिकली कॉनकेव कर दिया ऐसे। अगर आप इनको ऐड कर दें तो एक होलो स्फीयर टाइप का आपका बन जाएगा। तो बच्चे यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा वो कैसा होगा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस हो जाएगा, नॉर्थ टू साउथ जाएगा। क्यों ऐसे ही होगा, लेकिन बच्चे आपको बताया गया है प्रॉपर्टीज में, टू मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगी, यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है। तो बच्चे इससे भी बचने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए दोनों पोल्स के बीच में एक फेरोमैग्नेटिक कोर हम रख देते हैं, सिलेंड्रिकल कोर, जिससे दो बेनिफिट्स होंगे। फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। सेकंड, हमारा मैग्नेटिक फील्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एक्चुअल में तब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी इस तरह से मूव करती है। ये मोशन रहती है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। और बच्चे देखिए, जैसे हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ए कंडक्टर, सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर आल्सो परपेंडिकुलर टू ए फेरोमैग्नेटिक मेटल, दैट मींस कंडक्टर। तो यहाँ जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वे कैसी रहेगी, परपेंडिकुलर टू लूप रहेगी। मींस एवरी टाइम आपकी कॉइल किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करे, थीटा का वैल्यू हमेशा कैसा रहेगा, 90 डिग्री। तो स्टूडेंट आ जाते हैं वापस, यहाँ बच्चे आपकी रखी रहती है कॉइल, जो किसके ऊपर माउंट कर दी जाती है, नॉन मैग्नेटिक फ्रेम के ऊपर। और यहाँ बच्चे आप एक कोर भी लगा देते हैं, फेरोमैग्नेटिक कोर। ये आपकी बच्चे हो गई आर्मेचर, ये आपका हो गया कोर, एंड द टू एंड्स ऑफ कॉइल इज ज्वेल बियरिंग, मीन्स पिवोटेड। यहाँ बच्चे दोनों एंड्स आपने पिवोट कर दिए। पिवोटेड बच्चे कैसे होते हैं, जैसे आपने फ्रिज डोर देखा है, कैसे होता है, उसमें जो आपका डोर रहता है स्टूडेंट्स, वो डोर आपका कुछ इस तरह से रहता है, ऊपर और नीचे कुछ एक कोन टाइप की स्ट्रक्चर रहती है, और वो नीचे और ऊपर फ्रिज में होल रहता है, उनके अंदर अटैच कर दिया जाता है, वो इस तरह से वहाँ पर रोटेशन चलता रहता है, उसको हम कहते हैं पिवोटेड। तो सिमिलर टू दिस, ये दोनों एंड्स भी दोनों अलग अलग एंड्स पर पिवोटेड कर दिए जाएंगे। और स्टूडेंट्स, अब रोटेशन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, फोस्फर ब्रांच एलॉय लिया, हेयर थिन हमने उसका वायर लिया, और उसके यहाँ पर बना दिया हमने स्प्रिंग। और यहाँ टर्मिनल हमने बना दिया जहाँ पर हम वायर को कनेक्ट करेंगे, देंगे आउटपुट लेंगे। टर्मिनल T1, टर्मिनल T2, ये हो गया बच्चे हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर। अब देखिए बच्चे,
यहाँ T1 से आपने कोई एक एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट कर दिया, कोई करंट इसके अंदर आई फ्लो कर दी। व्हेन करंट आई फ्लोज थ्रू द कॉइल देन टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल विल बी टॉर्क इक्वल टू N I A B। और बच्चे मैग्नेटिक फील्ड एवरी टाइम कितना रहेगा 90 डिग्री, इसको 90 कर देंगे, देन टॉर्क इक्वल टू N I A B। जैसे ही बच्चे ये कॉइल आपकी रोटेट करना स्टार्ट करेगी तो ये जो दोनों फॉस्फोर ब्रांच हमने स्प्रिंग्स लगाए हैं इनमें टॉर्जन क्रिएट हो जाएगा, टाइट हो जाएंगे। आपने टॉय कार देखी है बच्चे, टॉय कार में आप की से उसको टाइट कर देते हो, चाबी भर देते हो जिसको आप कहते हो, तो उसमें भी एक ऐसी एक स्ट्रिप सी बनी रहती है जो एक एंड पर फिक्स रहती है और वो पूरी टाइट हो जाती है, वहाँ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो ये ऐसे ही बिल्कुल स्ट्रक्चर यहाँ पर भी है। जैसे ही आपको कॉइल रोटेट करना स्टार्ट करेगी तो ये जो हमारा स्प्रिंग बना हुआ है टाइट हो जाएगा, मीन्स इसमें एक एंटी टॉर्क क्रिएट हो जाएगा और दैट इज प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल, जिसको आप कहेंगे एंटी टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क। रिस्टोरिंग टॉर्क acting in the spring. So restoring is directly proportional to angle of rotation of the coil. Suppose alpha angle से रोटेट हो जाती है और यहाँ बच्चे इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं K, where K depends on the material of spring and called K is called torsion constant। मेटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है बच्चे किस मेटेरियल का आपने बनाया है। अब बच्चे देखिए क्या होगा, हमारी कॉइल में जो करंट फ्लो हो रही है I दैट इज कांस्टेंट, N कांस्टेंट, A कांस्टेंट, B कांस्टेंट, तो हमारा कांस्टेंट हो गया। एक जो रोटेटिंग टॉर्क है वो हमारा कांस्टेंट है। अब बच्चे जैसे जैसे हमारी कॉइल रोटेट करेगी अल्फा का वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा, मींस रिस्टोरिंग टॉर्क हमारा इंक्रीज हो जाएगा। और बच्चे पर्टिकुलर कंडीशन ऐसी आ जाएगी हमारी कि रिस्टोरिंग किसके इक्वल हो जाएगा, टॉर्क रोटेटिंग, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी। तो आप क्या कह सकते हो, इन इक्विलिब्रियम तो रिस्टोरिंग इज इक्वल टू टॉर्क। तो कॉइल का रोटेट होना बंद हो जाएगा, वहीं पर स्टॉप हो जाएगी। दैट मीन्स A अल्फा इज इक्वल टू N I A B, that means alpha is equal to N I A B upon K। और बच्चे जब आप एक बार गैल्वेनोमीटर बना देंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट, A कांस्टेंट, B कांस्टेंट एंड K टॉर्जन कांस्टेंट। दैट मीन्स alpha is directly proportional to current flowing in the गैल्वेनोमीटर। मीन्स यहाँ कॉइल में जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ करंट। आप छोटी करंट फ्लो करेंगे तो डिफ्लेक्शन कम आ जाएगा, बड़ी करंट फ्लो करेंगे तो डिफ्लेक्शन बड़ा आ जाएगा। और बच्चों उस डिफ्लेक्शन को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके यहाँ फ्रेम के साथ एक पॉइंटर कनेक्ट कर देते हैं जो बाहर एक कैलिब्रेटेड स्केल के ऊपर रोटेट कर सकता है। तो जैसे जैसे कॉइल आपकी रोटेट करेगी ये पॉइंटर भी आपका मूव कर जाएगा, तो उससे आप डिफ्लेक्शन नोट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब गैल्वेनोमीटर से जुड़ी हुई कुछ टर्म्स हमारे पास है, उनको स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट, और फिगर ऑफ मेरिट इज ऑल्सो कॉल्ड करंट रिडक्शन फैक्टर एंड गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, और गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट और करंट रिडक्शन फैक्टर एंड इट इज डिनोटेड बाय G। ठीक है बच्चे, इसको हम G से डिनोट करते हैं। और कैसे इसके वैल्यू फाइंड करते हैं बच्चे, I अपॉन L। कैसे डिफाइन करेंगे बच्चे, I अल्फा आप वैसे तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, I अपॉन अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा K अपॉन N A B। देखिए बच्चे कांस्टेंट होता है फॉर ए गिवन गैल्वेनोमीटर। जब एक बार गैल्वेनोमीटर आप कंस्ट्रक्ट कर देते हो तो टॉर्जन कांस्टेंट K कांस्टेंट, एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल कांस्टेंट, A एरिया ऑफ कॉइल कांस्टेंट, B मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट। ठीक है,
अब कैसे डिफाइन करते हैं उसको, इफ अल्फा इज इक्वल टू 1 डिवीजन या then G is equal to I. That means galvanometer constant or figure of merit or current reduction factor for a galvanometer is equal to that current which produces unit deflection in the coil. ये unit deflection in the pointer on the scale. ठीक है बच्चे, क्या कहा मैंने, galvanometer constant figure of merit your current reduction factor is defined by that current which produces a unit deflection in the coil. ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो। अब बच्चे यहाँ अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी टर्म हमने बच्चे पिछले चैप्टर में भी स्टडी किया था, जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं पोटेंशियोमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज की हम बात करते हैं, तो हमने सेंसिटिविटी में क्या कहा था बच्चे, इफ देयर इज एनी चेंज इन बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज और पोटेंशियोमीटर देन गैल्वेनोमीटर शोज ए लार्ज डिफ्लेक्शन, देन द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड सेंसिटिव। यहाँ तो खुद बच्चे गैल्वेनोमीटर है, तो यहाँ भी क्या होगा बच्चे, डिफ्लेक्शन होना चाहिए 0 से। इफ विच अप्लाई a very small voltage across the galvanometer or a very small current flows through the galvanometer, then it shows a large deflection, then our galvanometer is called sensitive. सेम सेंसिटिविटी बच्चे वही रहेगी डेफिनेशन। छोटा सा चेंज आप प्रोड्यूस करते हो तो डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाना चाहिए, तब आप कहेंगे आपका इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिव। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ सेंसिटिविटी आप 2 टाइप्स में डिफाइन करते हो बच्चे। फर्स्ट वन इज करंट सेंसिटिविटी, तो बच्चे करंट से रिलेटेड हो जाएगी। इसको आप कैसे डिफाइन करते हो बच्चे, आई एस से हम इसको डिनोट करते हैं। आई एस इज इक्वल टू हमारा हो जाता है बच्चे अल्फा अपॉन आई, अल्फा अपॉन आई से डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन अभी देंगे बच्चे, डेफिनेशन सेंसिटिविटी की हमने दी है, लगभग वही रहेगी। यहाँ से आपको एन के बी की टर्म में आप निकाल ले, तो अल्फा अपॉन आई तो क्या बनेगा बच्चे, एन ए बी अपॉन टी। आप देख रहे हो बच्चे, इट इज रेसिप्रोकल टू गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट फिगर ऑफ मेरिट। इफ आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर देन आई एस इज इक्वल टू अल्फा, मींस डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड के इक्वल हो रहा है आपका करंट सेंसिटिविटी। तो क्या डिफाइन करेंगे, करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इज डिफाइंड बाय द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल ऑन द फ्लोइंग ऑफ 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। जब आप 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा देते हो तो यूनिट जो भी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है दैट इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी। क्या कहा बच्चे मैंने, करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इज डिफाइंड बाय द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड ऑन द फ्लोइंग ऑफ यूनिट एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यहीं से बच्चे आप डिफाइन करते हो वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब बच्चे वोल्टेज की टर्म में आंसर आ जाएगा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वी एस इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, अल्फा अपॉन वी। डेफिनेशन ऐसी बन जाएगी बच्चे, इफ वी इज इक्वल टू 1 वोल्ट वी एस इज इक्वल टू अल्फा, दैट मींस वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इज डिफाइंड बाय द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। इसमें बच्चे थोड़ा सा आप चेंज कर दिया, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, और अल्फा अपॉन आई आपका क्या होता है बच्चे, आई एस। तो आप ये वोल्टेज सेंसिटिविटी भी डिफाइन कर सकते हो बच्चे। ठीक है, इसकी एन ए बी के की टर्म में लिखना चाहते हो तो आई एस की वैल्यू रखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हो गया हमारा गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। एक्चुअली एमीटर और वोल्टमीटर भी क्या होता है, गैल्वेनोमीटर ही होता है। इसको कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस सेट करने के बाद ये एज एन एमीटर और एज ए वोल्टमीटर वर्क करना स्टार्ट कर देता है। ओके स्टूडेंट्स।